हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एपोस्पोरी और एपोगैमी की। बट उससे पहले आपको टेरिडोफाइट्स की नॉर्मल लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियरली समझ में आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में दो अल्टरनेटिंग फेजेस होते हैं। कौन कौन से? स्पोरोफिटिक फेज, जिसमें कि मेन प्लांट बॉडी आती है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है, यानी कि जो टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक फेज में होती है। दूसरा फेज यहाँ पर है गैमेटोफिटिक फेज, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होता है। अब अगर हम टेरिडोफाइट्स के केस में लाइफ साइकिल की बात करें तो किस तरीके से टेरिडोफाइट्स के केस में लाइफ साइकिल होती है। टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक इन नेचर है, यानी कि वो डिप्लॉयड है। उस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में जब म्यूसिस होती है तो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के केस में। इसके अलावा जब ये माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो इनसे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। मेल गैमेटोफाइट से आगे चल के स्पर्मेटोजॉइड का डेवलपमेंट होता है और फीमेल गैमेटोफाइट से एग का डेवलपमेंट होता है। इन दोनों के फ्यूजन के बाद एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड इन नेचर होता है। ये जाइगोट आगे चल के फर्दर डेवलपमेंट करके फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होती है। तो इस तरीके से टेरिडोफाइट्स के केस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है और यहाँ पे बीच में आपको गैमेटोफिटिक फेज देखने को मिलेगा जहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये टेरिडोफाइट्स के केस में हो गई नॉर्मल लाइफ साइकिल। बट एपोगैमी और एपोस्पोरी के केस में होता क्या है, जो टेरिडोफाइट्स की नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है उनके कुछ स्टेप्स एपोगैमी और एपोस्पोरी में नहीं होंगे। सो व्हेन द एसेंशियल इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल आर एलिमिनेटेड देन two important processes occur. These include apospory and apogamy. So apospory is basically the development of the gametophyte from the vegetative cells of the sporophyte. एपोस्पोरी का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा स्पोरोफाइट के वेजिटेटिव सेल्स से। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट से, तो स्पोरोफाइट हमारा डिप्लॉयड है, इसलिए यहाँ पर गैमेटोफाइट भी हमारा डिप्लॉयड होता है एपोस्पोरी के केस में। सो द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज एपोस्पोरी। यानी एपोस्पोरी के केस में एक गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है वेजिटेटिव सेल्स से स्पोरोफाइट के, यहाँ पर स्पोर्स फॉर्म नहीं होते हैं। ये एपोस्पोरी की प्रोसेस को सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था ड्रूरी ने 1884 में, और इन्होंने इसको नोटिस किया था एथीरियम फीलिक्स फेमिना वैरायटी क्लैरिसिमा में। इस फर्न में जो प्रोथैलस बनता है वो पिन्यूल्स पे बनता है, यानी पिन्यूल्स जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर प्रोथैलस का डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया की जगह पर। इस कंडीशन को हम सोरल एपोस्पोरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम है जो कि सोरल एपोस्पोरी शो कर रहा है एथीरियम फीलिक्स फेमिना वैरायटी क्लैरिसिमा में। यहाँ पर आप ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पिन्यूल है, ये हमारा स्पोरोफिटिक टिश्यू है, और इस स्पोरोफिटिक टिश्यू के वेजिटेटिव सेल्स से प्रोथैलस का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक गैमेटोफिटिक सेल है। यहाँ पर जो प्रोथैलस बन रहा है उसमें आपको आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन को हम सोरल एपोस्पोरी के नाम से जानते हैं। ये जो एपोस्पोरस प्रोथैलस होता है ये या तो किसी एबॉल्टिव स्पोरेंजियम के सेल्स से बनेगा या फिर ये डायरेक्टली लीफ के सेल्स से भी बन सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर एथीरियम फीलिक्स फेमाइना के केस में देख सकते हैं कि यहाँ पर पिन्यूल्स के सेल्स से प्रोथैलस का डेवलपमेंट हो रहा है, और इस कंडीशन को हम सोरल एपोस्पोरी कहते हैं।
अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ साइकिल की, तो प्रोथैलस वो स्ट्रक्चर है जो कि स्पोर्स के जर्मिनेशन के बाद बनता है, जिसमें कि आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। प्रोथैलस आपने लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल में पढ़ा होगा। जबकि यहाँ एपोस्पोरी के केस में प्रोथैलस का फॉर्मेशन हो रहा है पिन्यूल्स के सेल्स से। सो ये डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल लाइफ साइकिल में और एपोस्पोरी के केस में। अब अगर हम बात करें पॉलीस्टिकम एंगुलेर की, तो इसमें भी जो लीव्स हैं वहाँ पर सोराई प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह पे लीव्स पे डायरेक्टली गैमेटोफाइट्स मार्जिन पे डेवलप हो जाते हैं। तो ये भी एपोस्पोरी का एक एग्जाम्पल है। पॉलीस्टिकम एंगुलेर की कुछ वैरायटी में जो प्रोथैलस हैं वो टिप्स पे डेवलप हो रहे हैं पिन्यूल्स के, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपिकल एपोस्पोरी, जिसमें कि जो प्रोथैलस है वो पिन्यूल्स के टिप्स पे डेवलप होता है। उसके बाद बिसाइड्स नेचुरली अकेयरिंग एपोस्पोरी हैज़ ऑल्सो बीन इंड्यूस्ड इन मैनी फर्न्स। एपोस्पोरी को लैब में भी इंड्यूस किया जाता है कुछ फर्न्स में। उसके लिए क्या किया जाता है, जो स्पोरोफिटिक पार्ट होता है, स्पोरोफिटिक टिश्यू होता है, उसको एक प्रॉपर मीडियम में ग्रो किया जाता है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट या तो एब्सेंट होगा या तो बहुत ही कम मात्रा में होगा, जिससे कि एपोस्पोरस गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स रेगुलेटिंग एपोस्पोरी। एपोस्पोरी की प्रोसेस को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में। पहला फैक्टर जो है वो है न्यूट्रिशन। अगर आप स्पोरोफिटिक टिश्यू को कम कार्बोहाइड्रेट वाले मीडियम में या फिर बिल्कुल एब्सेंट कार्बोहाइड्रेट वाले मीडियम में ग्रो करते हैं, तो उस कंडीशन में एपोस्पोरस गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है। दूसरा फैक्टर है लाइट इंटेंसिटी। अगर आप प्लांट के टिश्यू को, स्पोरोफिटिक टिश्यू को लो लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, तो उस कंडीशन में भी एपोस्पोरस गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड पार्ट है हमारा एज ऑफ स्पोरोफिटिक सेल। सो अगर आप बेसल पार्ट यूज़ करेंगे शूट या फिर लीफ का, तो स्पोरोफिटिक टिश्यू जनरेट होगा। अगर आप एपिकल पार्ट यूज़ करेंगे जैसे शूट और लीफ टिप का, तो गैमेटोफाइट जनरेट होगा। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग एपोस्पोरी। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं एपोगैमी की। एपोगैमी के केस में स्पोरोफिटिक टिश्यू डायरेक्टली गैमेटोफिटिक टिश्यू से डेवलप होता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सो द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफिटिक टिश्यू विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज एपोगैमी। यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन हुए बिना ही स्पोरोफिटिक टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को एपोगैमी कहते हैं। ऐसे स्पोरोफाइट्स ज़्यादातर गैमेटोफाइट से बडिंग के थ्रू अराइज करते हैं। इस प्रोसेस को सबसे पहले फार्लो ने 1874 में नोटिस किया था टेरिस क्रेटिका में, और ये जो टर्म था एपोगैमी उसको सबसे पहले डी बैरी ने 1878 में दिया था। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एपोगैमी टेरिस क्रेटिका के केस में ये जो हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर है ये प्रोथैलस है, जो कि एक गैमेटोफिटिक टिश्यू है, और यहाँ पर इस गैमेटोफिटिक टिश्यू से प्रोथैलस से डायरेक्टली स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि रूट और लीव्स का फॉर्मेशन कर रहा है। सो इस तरीके से टेरिस क्रेटिका के केस में आपको एपोगैमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एपोगैमी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है एपोस्पोरी के कंपैरिजन में। अगर हम एपोगैमी के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स की एपोगैमी होती है, ऑब्लिगेट एपोगैमी और इंड्यूस्ड और फैकल्टेटिव एपोगैमी। ऑब्लिगेट एपोगैमी के केस में जो एपोगैमस स्पोरोफाइट हैं वो नेचुरली अराइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंथ्रीडिया या आर्चिगोनिया है या तो वो एब्सेंट होंगे या फिर नॉन फंक्शनल होंगे। इस वजह से एपोगैमस स्पोरोफाइट अराइज करते हैं नेचुरली। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके ड्रायोप्टेरिस, अडिएंटम और ऑस्मुंडा। इंड्यूस्ड और फैकल्टेटिव एपोगैमी के केस में जब एपोगैमी इंड्यूस की जाती है ऐसे गैमेटोफाइट्स में जिनमें कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया फंक्शनल हैं, तो उस कंडीशन को हम इंड्यूस्ड या फिर फैकल्टेटिव एपोगैमी कहते हैं।
नॉर्मली ऐसे फंड्स जो कि ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, जहाँ पर वाटर इतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता कि फर्टिलाइजेशन हो पाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ऑब्लिगेट एपोगैमी देखने को मिलती है, जिसमें कि स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है गैमेटोफिटिक टिश्यू से, यानी कि वहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। एपोगैमस स्पोरोफाइट या तो आपको एक सिंगल स्पोरेंजियम के फॉर्म में दिखेंगे, जिसमें कि स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, जैसा कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं फाइलेटिस के केस में, या फिर आपको एपोगैमस स्पोरोफाइट एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी दिख सकते हैं, जिसमें कि आपको रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल इसका है डूडिया कॉर्डेटा। इसके अलावा एपोगैमी को इंड्यूस भी किया जा सकता है लैब में। लैंग ने 1896 में सबसे पहले इंड्यूस की थी एपोगैमी बहुत सारी फर्न्स की वैराइटीज़ में। अगर हम बात करें फैक्टर्स जो कि एपोगैमी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर है न्यूट्रिशनल फैक्टर। अगर आप एपोगैमस स्पोरोफाइट को बनाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए गैमेटोफाइट्स को 4% सुक्रोज सोल्यूशन में रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एपोगैमस स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लाइट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो रिसर्च में ये पता चला कि फार रेड लाइट जो कि 705 नैनोमीटर की है, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाई गई एपोगैमस डेवलपमेंट में। और अगर उसके बाद आप ब्लू और वाइट लाइट डालते हैं तो आपको प्रॉपर एपोगैमस स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सो लाइट क्वालिटी भी यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एपोगैमी के लिए। नेक्स्ट फैक्टर जो यहाँ पर है वो है हार्मोन्स। अगर आप जो हमारा गैमेटोफिटिक टिश्यू है उसको प्रॉपर मीडियम में ग्रो करते हैं, जिसमें कि हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट के प्रॉपर कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के कम कंसंट्रेशन में भी एपोगैमस स्पोरोफाइट्स ग्रो किए जा सकते हैं अगर आप प्रॉपर हार्मोन्स उसमें ऐड करते हैं तो, जैसे कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, गिबरेलिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और ट्रिप्टोफान। तो ये सारे हार्मोन्स एपोगैमस स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल हैं अगर कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन लो है तब भी। क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो एपोगैमी जो ज़्यादातर नोटिस की गई वो पॉलीप्लॉइड गैमेटोफाइट्स में ज़्यादा नोटिस की गई इन कंपैरिजन टू नॉर्मल हैप्लॉइड प्रोथैलस। जो हमारे पॉलीप्लॉइड गैमेटोफाइट्स हैं उनमें एपोगैमी की कंडीशन ज़्यादा देखी गई। सो इस तरीके से हमने आज एपोगैमी और एपोस्पोरी को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।